तो यह है डूम्सडे विमान। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ये बात पता नहीं होगी कि ईरान, इजराइल और अमेरिका हमेशा से एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे। अब आपको इतिहास के फ्लैशबैक में लेकर जाते हैं। वर्ष 1948 में जब इजराइल का निर्माण हुआ, गठन हुआ, यानी जब इजराइल बना, तब ईरान तुर्की के बाद दुनिया का दूसरा ऐसा मुस्लिम देश था जिसने इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी। उस वक्त इजराइल और ईरान के बीच घनिष्ठ संबंध थे, दोनों की दोस्ती बड़ी पक्की थी, ऐसी दोस्ती थी। और ईरान को भी अमेरिका के काफी करीब माना जाता था, यानी ईरान इजराइल का भी दोस्त था और अमेरिका का भी दोस्त था। आज ये दोनों ही उसके दुश्मन हैं। इसके अलावा उस जमाने में ईरान की छवि एक बहुत ही उदार देश की थी, एक स्वतंत्र विचारों वाले देश की छवि थी, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं लिबरल। वहां की जो सोसाइटी थी वो बहुत स्वतंत्र विचारों की सोसाइटी थी, लिबरल देश था। और ईरान की राजधानी तेहरान समेत बाकी शहरों में महिलाओं को बिना हिजाब के आप देख सकते थे। ये उस जमाने की तस्वीरें हैं। आज शायद आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा कि ईरान में महिलाएं किसी जमाने में इस तरह रहा करती थी। ये हम आपको अमेरिका की तस्वीर, यूरोप की तस्वीर नहीं दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं ईरान की। उस जमाने में ईरान में महिलाएं इस प्रकार की जो ड्रेस हैं वो पहन सकती थी। उनके लिए यह जरूरी नहीं था कि वो हर समय हिजाब में रहें। लेकिन आज ईरान में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य है। आज का ईरान ऐसा दिखता है और वहां धार्मिक कट्टरपंथ और रूढ़िवाद बहुत सामान्य सी बात हो चुकी है। तो पुराना ईरान अभी हमने आपको दिखाया थोड़ी देर पहले, और ये आज का ईरान है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान के भी दो रूप हैं। एक है वर्ष 1979 से पहले का ईरान और दूसरा है 1979 के बाद का ईरान। और ये दो तस्वीरें आप देख लीजिए। 1979 से पहले ईरान कैसा था और 79 के बाद ईरान कैसा हो गया। वर्ष 1979 से पहले के ईरान में इजराइल और अमेरिका से उसके बहुत ही घनिष्ठ संबंध थे, लेकिन 79 के बाद के ईरान में इन्हीं देशों से ईरान को नफरत हो गई। यह वही वर्ष है जब ईरान में इस्लामिक क्रांति आई थी। इस क्रांति से पहले ईरान में राजशाही का शासन हुआ करता था और ईरान के राजा, जिन्हें शाह भी कहा जाता है, उनके अमेरिका और इजराइल से काफी अच्छे संबंध थे। इस शासन व्यवस्था से पहले ईरान के लोगों को कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन बाद में ईरान के धार्मिक कट्टरपंथियों का गुस्सा उनके खिलाफ बढ़ने लगा। उन्होंने यह धारणा बनाई कि ईरान के शाह तेल भंडारों से अपनी जेब भर रहे हैं, इस्लामिक रीति रिवाजों को हाशिए पर धकेल रहे हैं, धर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं और वो अमेरिका के प्रभाव में ईरान की संस्कृति को भुला रहे हैं। इन्हीं तमाम कारणों से ईरान में एक इस्लामिक क्रांति हुई और रूहुल्लाह खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर बन गए। इस घटनाक्रम में अमेरिका की एंट्री तब हुई जब ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी तख्ता पलट के बाद अपनी जान बचाने के लिए पहले इजिप्ट और फिर अमेरिका चले गए। अगर नहीं जाते तो उनकी जान नहीं बचती। और यह वही क्षण था जब ईरान के लोगों में अमेरिका विरोधी भावनाएं बढ़ी और उन्हें लगा कि जिस राजा को ईरान की जनता सजा देना चाहती थी, उस राजा को अमेरिका ने बचा लिया, इसलिए अमेरिका हमारा दुश्मन है। इसी नफरत की आग में जलते हुए इस्लामिक क्रांति का झंडा उठाने वाले 300 से 400 लोगों ने 4 नवंबर 1979 को तेहरान में अमेरिका के दूतावास पर हमला कर दिया और अमेरिका के 66 राजनयिकों और उनके परिवार के लोगों को बंधक बना लिया। रूहुल्लाह खामनेई ने अमेरिका के सामने यह शर्त रखी कि अगर अमेरिका अपने इन नागरिकों की जान बचाना चाहता है तो उसे ईरान के शाह को वापस अमेरिका से ईरान के हवाले करना होगा। अमेरिका को ईरान ने ब्लैकमेल किया, तो इससे अमेरिका की उस छवि को नुकसान पहुंचा जिसके बारे में सुनकर ऐसा लगता था कि अमेरिका को कोई डरा धमका नहीं सकता, अमेरिका सुपर पावर है, अमेरिका किसी के दबाव में नहीं आएगा। लेकिन ईरान ने अमेरिका को धमकाया, उसे ब्लैकमेल किया और उस वक्त अमेरिका की छवि को नुकसान पहुंचा। तो उसने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए और कहा कि जो देश ईरान से कच्चा तेल खरीदेगा, अमेरिका उस देश के साथ अपने रिश्ते तोड़ लेगा। इन प्रतिबंधों से ईरान पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया, लेकिन उसने
अमेरिका के नागरिकों को रिहा नहीं किया। महिलाओं को तो रिहा कर दिया, लेकिन पुरुषों को तब भी उसने रिहा नहीं किया। देखिए अमेरिका ने कितना जोर लगाया, नहीं किया रिहा ईरान ने। अमेरिका ने 6 महीने के बाद इन बंधकों को छुड़ाने के लिए अपने 8 हेलीकॉप्टर ईरान में भेजे, लेकिन इनमें से 3 हेलीकॉप्टर खराब हो गए और जब बाकी के हेलीकॉप्टर्स भी बिना ऑपरेशन शुरू किए ईरान से वापस लौटने लगे तो इनमें से एक हेलीकॉप्टर अमेरिका के ही एक विमान से टकराकर क्रैश हो गया। इस घटना के बाद यह कहा जाने लगा कि क्या अमेरिका वाकई इतना ताकतवर है जितना दिखाता है? क्या अमेरिका उतना ताकतवर है जितना हॉलीवुड की फिल्मों में उसे दिखाया जाता है? क्योंकि अमेरिका के लिए यह वाकई बहुत शर्मिंदगी की बात थी। 27 जुलाई 1980 को जब ईरान के शाह की अमेरिका में मौत हो गई, तब अमेरिका को लगा कि ईरान उसके नागरिकों को आखिरकार रिहा कर देगा, क्योंकि अब राजा की तो मौत हो चुकी है, अब ईरान क्या करेगा। लेकिन तब भी ईरान ने इन नागरिकों को रिहा नहीं किया और बाद में ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका ने ईरान के पड़ोसी देश इराक से मदद मांगी और इराक के सर्वोच्च नेता उस जमाने में सद्दाम हुसैन ने ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। यह युद्ध 8 साल तक चला, जिसमें आखिर में ईरान की जीत हुई और इससे आप समझ सकते हैं कि ईरान को कई वर्षों तक युद्ध लड़ने का अच्छा खासा अनुभव है। ईरान ने अमेरिका के बंधकों को 1.5 साल के बाद रिहा किया। अमेरिका ने देख लीजिए 1.5 साल तक सारी कोशिशें की, लेकिन रिहा नहीं किया ईरान दबाव में नहीं आया। और जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर की सरकार हट गई और रोनाल्ड रेगन नए राष्ट्रपति बने, तभी से लेकर आज तक ईरान और अमेरिका के बीच तलवारें खिंची हुई हैं और दोनों देशों के रिश्तों में जबरदस्त कड़वाहट देखी जाती है। दोनों को एक दूसरे से नफरत है। दूसरी बात, इस नफरत को ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई सत्ता में बने रहने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ईरान ने अपनी एक ऐसी छवि बनाई कि वो मिडिल ईस्ट का अकेला ऐसा देश है जो अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ डटकर खड़ा हुआ है, संघर्ष कर रहा है और अमेरिका के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। सऊदी अरब, कतर, जॉर्डन और तुर्की जैसे मिडिल ईस्ट के देशों से अमेरिका के बड़े अच्छे संबंध हैं और इन देशों में अमेरिका के सैनिक अड्डे भी हैं, जिन्हें इन देशों की सरकारों ने खुद अपनी मंजूरी से वहां बनने दिया है। और ईरान इसलिए यह कहता है कि वो मिडिल ईस्ट में अकेला देश है जो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर अमेरिका का मुकाबला कर सकता है। और यह सब कुछ वो करता है धर्म के नाम पर, धार्मिक कट्टरवाद के नाम पर। अब आप ये देखिए कि ईरान ने इस नफरत की कितनी भारी कीमत चुकाई। वेनेजुएला और सऊदी अरब के बाद पूरी दुनिया में कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडार ईरान के पास है, लेकिन अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से ईरान इस तेल को दुनिया में बेच नहीं सकता। यानी तेल तो है लेकिन बेच नहीं सकते, तेल तो है लेकिन पैसा नहीं है। अमेरिका का प्रतिद्वंदी देश चीन अकेला ऐसा देश है, वही सबसे ज्यादा ईरान से तेल खरीदता है और ईरान जिस तेल को बेचकर अमीर बन सकता था वो अभी उसके किसी काम का नहीं है। जिस तेल से ईरान की किस्मत बदल सकती थी वो तेल ईरान के कोई काम नहीं आ रहा। सिर्फ चीन ईरान से तेल खरीदता है, बाकी और कोई नहीं। बाकी भी हैं लेकिन चीन सबसे बड़ा खरीदार है। कच्चे तेल की तरह नेचुरल गैस का भी सबसे बड़ा भंडार रशिया के बाद ईरान में ही है, लेकिन ईरान इस नेचुरल गैस को भी अमेरिका के प्रतिबंधों के कारण कहीं नहीं बेच सकता और इन्हीं प्रतिबंधों के कारण ईरान की एयरलाइंस नए यात्री विमान खरीद नहीं सकती और उन्हें पुराने विमानों का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। तो सोचिए ईरान की जो एयरलाइन है उनकी, उसके पास नए विमान नहीं आ सकते क्योंकि वो खरीद नहीं सकता ये विमान। ईरान की एयरलाइन के 60% विमान पुराने और आउटडेटेड हो चुके हैं, जबकि बाकी के विमान भी 20 से 30 साल पुराने हैं और ये सारे विमान काफी जर्जर हालत में हैं। इस वजह से ईरान की एयरलाइन के पुराने विमान अक्सर क्रैश होते रहते हैं और इन दुर्घटनाओं में वर्ष 1980 से 2010 के बीच लगभग 1800 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी तरह ईरान अपनी वायुसेना के लिए भी नए लड़ाकू विमान नहीं खरीद सकता, जिसके कारण उसकी वायुसेना काफी कमजोर हो गई है। और इस युद्ध में भी आपने देखा होगा कि ईरान अपने लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल बहुत कम कर रहा है या कर ही नहीं रहा है, क्योंकि उसके पास नए आधुनिक लड़ाकू विमान है ही नहीं। वर्ष 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले जब ईरान और अमेरिका के बड़े अच्छे संबंध थे, तब ईरान दुनिया की 19वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, लेकिन आज वो 2025 में 45वें नंबर की अर्थव्यवस्था है
और अमेरिका से नफरत की उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी है। और आखिर में आपके लिए एक अपडेट यह है कि ईरान और उसके आसपास फंसे भारत के नागरिकों और छात्रों को सुरक्षित वहां से निकालने के लिए ईरान ने अपना एयर स्पेस कुछ देर के लिए खोल दिया है और ये एक बहुत बड़ी खबर है। ईरान में भारत के 10,000 नागरिक फंसे हुए हैं, जिनमें से 2,500 से ज्यादा छात्र हैं और इनमें से 110 छात्रों को लेकर पहली फ्लाइट एक दिन पहले ही दिल्ली पहुंची है। और अब ऑपरेशन सिंधु के तहत आज रात 2 और विशेष विमान वहां से यहां भारत के नागरिकों को लेकर आएंगे। भारत ने अपने इस ऑपरेशन का नाम रखा है ऑपरेशन सिंधु और भारत के नागरिकों को ईरान से बाहर निकालने के लिए ईरान ने खास तौर पर अपने एयर स्पेस को कुछ देर के लिए खोल दिया है ताकि भारत के विमान वहां से टेक ऑफ कर सकें। यह भी भारत की एक बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी।